प्रिय दोस्तों, आपको कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से अवगत कराना चाहता हूं कि भारतवर्ष के इंटरनल एनिमीज, इसका मतलब भारत में जो जयचंद्र अभी भी हैं, वो जयचंद्र जो भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो भारतवर्ष को एक स्टेबल नेशन नहीं देखना चाहते हैं, वो जयचंद्र भारत के अंदर जो भारतवर्ष को प्रगति के रास्ते पर देखना नहीं चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि जिस तरीके से भारतवर्ष एक तरह से डिवाइडेड रहा और उसमें वो राज करते रहे, वो आगे भी इसी तरीके से भारतवर्ष को किसी न किसी तरीके से अनस्टेबल करें, जिससे वो फिर से एक बार सत्ता के ऊपर अपना कब्जा कर लें। दोस्तों, यदि आपने देखा होगा कि इतिहास कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इतिहास एक सच्चाई है, और यदि हम इतिहास का एक तरीके से एनालिसिस और इतिहास को अच्छी तरीके से देखें और उसकी सच्चाई को परखें, तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब से इन्वेडर्स भारतवर्ष में आए, भारत के जो आक्रमणकारी जिन्होंने भारत के ऊपर अटैक करा और भारत को वो 11वीं 12वीं सदी के बाद में वो यहाँ पर आकर लूटपाट करते रहे, आपने देखा होगा कि वो बहुत ही कम संख्या में यहाँ पे लोग आए। और आप उसको आगे तक भी ले जाओ कि अंग्रेज भी इसी तरीके से एक ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाकर बहुत ही कम संख्या में आए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे घर के ही लोगों ने उन सारे जो आतंककारी थे, जो जिन्होंने भारतवर्ष के ऊपर अटैक किया, इन्वेड किया, उन सब की सहायता भारत के अंदर से ही हुई। और हमने उसका कितना खामजा उठाया है, किस तरीके से हमें नुकसान हुआ है, किस तरीके से हिंदुओं का पलायन हुआ है कितने कंट्रीज से, चाहे वो अफगानिस्तान हो। पहले तो भारतवर्ष के टुकड़े हुए हैं अखंड भारत के, फिर आपने देखा होगा कि किस तरीके से अफगानिस्तान में हिंदू नाम मात्र है। मुश्किल से मेरे ख्याल से 1000 या 2000, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 होंगे। इसी तरह आप पाकिस्तान में देखिए कि 1947 में के बाद वहाँ पर हिंदुओं की किस तरीके से संख्या कम हुई है। और यही आपने बांग्लादेश में देखा होगा कि जब बांग्लादेश का जन्म हुआ 1971 में, उस टाइम पर करीब 30% पॉपुलेशन जो है बांग्लादेश की वो हिंदुओं की थी, लेकिन वो आज 8% रह गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने कभी भी अपनी शक्ति का एहसास नहीं किया है। वो सिर्फ हम अपने एक राष्ट्र प्रेम के लिए हमारे में कोई कमी नहीं थी, लेकिन शक्ति का एहसास न करते हुए हमने सोचा कि हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, हम एक राष्ट्र धर्म में विश्वास रखते हैं, और इसी के तहत हमारे ऊपर भी कोई ऐसा अटैक नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि कितनी सेंचुरीज में हमने उसका किस तरीके से कितना नुकसान उठाया। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आवाज उठाई भारतवर्ष को आजाद करने के लिए, यदि सभी लोग उनके पीछे होते तो मेरे ख्याल से आज़ादी 4-5 साल पहले ही मिल सकती थी। उनको शायद बाहर भी नहीं जाना पड़ता। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो जिस तरीके से जो भारतवर्ष के लोग वहाँ पर लड़ रहे थे, जब वो वापस आ रहे थे, तो वो वापस आकर उनकी डर की वजह से जो है ना, वो अंग्रेजों ने भारतवर्ष को छोड़ने का एक निर्णय लिया। लेकिन लोग इतिहास से कुछ और तरीके से भी इतिहास को तरोड़ बरोड़ कर जो इन्वेडर्स थे उनका हम गुणगान आज़ादी के बाद आज तक करते आए हैं, काफ़ी दिनों तक हम करते आए हैं। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने इतिहास को बदला है। तो हमें एहसास करना होगा कि हमारा शक्ति का क्या उपयोग हमें किस तरीके से करना है, उसको किस तरीके से बढ़ाना है।
आपने देखा होगा 10 साढ़े 10 साल में जिस तरीके से भारतवर्ष ने प्रगति की है, पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया है। अनप्रेसिडेंटेड स्केल में बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में हुआ है। करीब 28 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से उठा दिया है। और कोई भी क्षेत्र आज यदि आप ले ले, मैं उनको रिपीट करने की बजाय, क्योंकि मैंने उसके ऊपर अपने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, और आप अलग अलग टॉपिक पर यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया में जाएंगे तो आपको हर एक टॉपिक के ऊपर, चाहे वो एनपीएज हो, डे लाइट बिग बैंक लूट हो, या करप्शन के हो, या जो डीमोनेटाइजेशन क्यों किया गया, जीएसटी ने क्या फायदा किया, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कैसे भारतवर्ष लड़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा क्या लक्ष्य है, किस तरीके से हम नेट जीरो को प्राप्त करेंगे, ये सारी चीजें और इकोनॉमी के ऊपर मैं बहस करता रहा हूं और मेरी काफी वीडियो है। लेकिन आज आपका ध्यान मैं सिर्फ केंद्रित करना चाहता हूं, अट्रैक्ट करना चाहता हूं, स्पेशली जो हमारे युवा हैं, जो हमारे करंदार हैं, और जो हमारे आगे हमारी पीढ़ियों को आगे ले जाने वाले हैं, जो भारतवर्ष को विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, उनको मैं उनसे आग्रह करता हूं और उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको पता है, यदि भारतवर्ष के अंदर पाकिस्तान से आकर जो टेररिस्ट कश्मीर में लड़ रहे हैं वो हमारे दुश्मन हैं। जो नक्सलाइट, चाहे वो बर्मा बॉर्डर पे हो या किसी भी तरह की नक्सलाइट एक्टिविटी, चाहे वो झारखंड में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या और किसी स्टेट में हो, या महाराष्ट्र में किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, वो सभी देश के मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे हैं, और वो एक तरीके से भारतवर्ष को अनस्टेबल करने का काम करते हैं। उनके साथ लेफ्टिस्ट हैं जो उन नक्सलाइट्स का गुणगान करते हैं और वो उस पर चोट करते हैं, और क्योंकि उनको पेमेंट बाहर से आता है। तो आपको देखना होगा कि ऐसे जयचंद, ऐसे लुटियन मीडिया, ऐसे सूडो सेकुलर, इस तरीके के लेफ्टिस्ट माइंडसेट जिन्होंने हमारा बहुत ही नुकसान किया है, आज उनके हाथ और भी ज़्यादा लंबे हो गए हैं। वो एक एजेंडा चला रहे हैं, वो एक नरेटिव चला रहे हैं, और उस नरेटिव से आपको मैं सावधान करना चाह रहा हूँ। वो नरेटिव है जो शाहीन बाग में दंगे हुए, वो नरेटिव है जिस तरीके से जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग ने, वो भारतवर्ष तेरे टुकड़े होंगे हजार, इस तरीके के नारे वहां पर लगाए। आपने देखा होगा किस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट के लोग जो हैं वो किसानों के आंदोलन में घुसे, और किस तरीके से उन्होंने लाल किले पर चढ़कर तिरंगे का, किस तरीके से वहां पर तिरंगे की हमारी इंसल्ट उन लोगों ने की। तो इन सभी चीजों को आप देखते हुए जो एक नैरेटिव चल रहा है कि कुछ लोग बाहर जाकर भारतवर्ष के कहते हैं कि भारतवर्ष में डिक्टेटरशिप आ गई है, भारतवर्ष के जो संस्थान है वो सीबीआई, ईडी, वो गवर्नमेंट के कहने से काम करते हैं। वो यहाँ तक भी कहते हैं जब उनके पक्ष में निर्णय नहीं आता तो तब वो इवन सुप्रीम कोर्ट और सारी कोर्ट्स के ऊपर भी वो एक तरीके से आक्षेप लगाते थे। लेकिन जब उनकी जीत होती है ना तो वो ईवीएम के ऊपर कोई उंगली उठाते हैं ना कोर्ट की तरफ। जैसे अभी वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया तब वो उनके मुंह पर चुप्पी थी। अभी आप देखिए इसी तरीके से यदि अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत कहीं पर भी कोई घटना होती है वो तो धर्म के बीच में वो वहां पर उसकी चर्चा करने लग जाते हैं, और वो सिर्फ एक समाज की चर्चा करते हैं जिसको वो अपीजमेंट करके और उसकी वोट लेते हैं। बाहर के अच्छे संस्थानों, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज हो या हार्वर्ड हो, वहां पर जाकर जिस तरीके की वो टिप्पणी करते हैं कि भारतवर्ष क्या है, भारतवर्ष एक देश ही नहीं है, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इस तरीके से क्या है भारत, किस तरीके से वो करते हैं, पार्लियामेंट में किस तरीके से वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनको आप लोगों ने तीसरी बार मैसिव मेजॉरिटी से जिताकर एक रिकॉर्ड तैयार किया है,
उसको 2.5 घंटे तक बोलने नहीं देते। वो स्पीकर की तरफ को पीट कर कर वेल के अंदर खड़े हो जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करते हैं और वो बाहर जाकर भारतवर्ष के लिए कहते हैं कि कुछ देश जो वेस्टर्न कंट्रीज के हैं कि आप हमारी मदद करिए और किसी तरीके से भारतवर्ष में जो है वो डेमोक्रेसी का बहाल करिए। तो ऐसे लोग जो एक नैरेटिव चला रहे हैं, फिर वो देश के अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि हिंदू कैसे एकत्रित हो गया है, हिंदू देश का किस तरीके से एकत्रित हुआ है, जो डिसाइसिव मेजोरिटी, और किस तरीके से देश जो है ना आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर किस तरीके से भाईचारा जो है ना बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास के साथ जो है ना हम आगे बढ़ रहे हैं, उस पे वो फिर एक बार इनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा जो भारतवर्ष की आज़ादी को, इंडिपेंडेंस को, आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए 24/7 यदि कोई काम करता है, वो है भारतवर्ष की इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी पुलिस फोर्स, हमारे इंटरनल मैकेनिज्म को। लेकिन ये हमारे जो भारतवर्ष के इंटरनल एनिमीज हैं, उन्होंने एक तरीके से एक आधा फ्रंट भारतवर्ष के खिलाफ भारतवर्ष के अंदर ही खड़ा कर दिया है। ये ऐसे लुटियन मीडिया के लोग जो नैरेटिव चलाते हैं, उनका एजेंडा है बाहर से वो जॉर्ज सोरोस, जो खुले रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भारतवर्ष के खिलाफ काम कर रहा है, और वो फंडिंग भी उसकी बहुत ज़बरदस्त है, करीब $1 बिलियन की फंडिंग है, जो ऐसे एनजीओज को, ऐसे लेफ्टिस्ट को, जो तरह तरह के आर्टिकल जो है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स में हो, वॉशिंगटन पोस्ट में हो, या बीबीसी के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई हो, या और जो है ना लाइक CNN के ऊपर कोई रिपोर्ट है। अभी लेटली एक दिखाया उन्होंने कि बांग्लादेश के अंदर जो बाढ़ आई है वो भारतवर्ष की वजह से आई है, क्योंकि भारतवर्ष ने पानी छोड़ दिया है। तो ये जबकि एक साइक्लिकल एक ऑर्डर है, बांग्लादेश लो लाइंग एरिया है, बांग्लादेश में हमेशा से बारिश के दौरान जो है ना वहाँ पर पानी भर जाता है, लेकिन इस तरह की भ्रांति पहनाकर वो चाहते हैं कि जो वहाँ की जो लोग हैं वो हिंदुओं के खिलाफ जो है ना एक तरीके से घृणा करें, उसको जो है ना एक तरीके से उनके जो अटैक हैं उनको और किस तरीके से फ्यूल दिया जा सकता है भारतवर्ष के खिलाफ, किस तरीके से जहर उगला जाते हैं, वो इस तरीके के नैरेटिव्स को पूरे वर्ल्ड में चलाते हैं। अमेरिकन डीप स्टेट और CIA के कुछ चीज़ें हैं जिसमें वो कर रहे हैं फंडिंग भारतवर्ष के खिलाफ, लेकिन हम अपनी जियो पॉलिटिक्स से अमेरिका को अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानते हैं, और हमें यदि कोई डीप स्टेट इस तरीके से कोई भी कार्रवाई भारतवर्ष में कर रहा है, उसके खिलाफ हमें बहुत ही संगठित होकर और अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा। देखिए, आज जो है इस तरह की विचारधारा इंडी गठबंधन ने करी है भारतवर्ष में कि भारतवर्ष की कोई भी प्रोग्रेस पे वो किस तरीके से कुठाराघात कर सकते हैं। अभी एक अपोजिशन के लीडर ने कहा कि भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। देखिए किस तरीके से देश के खिलाफ बोला जा रहा है, किस तरीके से नैरेटिव, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा शेयर मार्केट पिछले 2-3 सालों में एक तरीके से 5वां बड़ा और अब 4थे प्लेस पे सबसे बड़ा शेयर मार्केट बनने जा रहा है। उसने सभी तरीके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और ये भारतवर्ष का वह समय है कि यहाँ पर अब एक रिपल इफेक्ट, एक कंपाउंड इफेक्ट हमारी भारतीय इकोनॉमी में आने जा रहा है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से हम 10 सालों में फ्रगाइल 5 से हम जो है ना 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अब फाइनेंशियल ईयर 2027-28 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएंगे। और मेरा पूर्णतः विश्वास है कि हम लोग 2047 से पहले हमारी जो इकोनॉमी होगी वो $38 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगी। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको यदि देखना चाहें तो आप मेरे YouTube चैनल पल्स बिट ऑफ इंडिया के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें मैंने थ्रेडबेयर एनालिसिस करके बताया है कि कंपाउंड इफेक्ट इकोनॉमी में क्या होता है। ये हर एक देश में आता है, अमेरिका में आया,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1-2 में इसी तरह के यूरोपियन कंट्रीज़ में आया, फिर जापान में आया कि अचानक से उनकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से, और फिर लेटेस्ट एग्जांपल चाइना की है कि 1990 तक चाइना और भारतवर्ष एक तरीके से साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन अब वो चौगनी इकोनॉमी भारतवर्ष के कंपैरिजन में। दूसरी बात है कि उनके डाटा रिलायबल नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कंपाउंड इफेक्ट अब भारतवर्ष की इकोनॉमी में आना शुरू हो गया है। और जिस तरीके से अब हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमारी सैन्य शक्ति भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो और हम इंटरनली यूनाइटेड रहें। हमें सबसे बड़ा तो ये है कि वोटिंग के दौरान इस बार लोकसभा के इलेक्शन पे जिस तरीके से हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को टेक ग्रांटेड किया है, और स्पेशली मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपकी जो वोट है, करीब 25 से 30 करोड़ लोगों ने, 25 से 30 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिए, जबकि मुस्लिम भाइयों ने अपना योगदान पूरा 95% दिया है। तो आपको भी ये सोचना होगा कि वोटिंग बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतवर्ष का जो लोग चुने जाते हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो, या फिर एमपी लोकसभा का इलेक्शन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए। लेकिन भाई ये मूल बात यही है, मैं बार बार आपको घुमाकर एक ही बात पर लाता हूँ, स्पेशली अपने युवा भाइयों से, कि आज आप देखेंगे हम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसी तरीके से स्टील प्रोडक्शन हम सेकंड प्लेस पे कर रहे हैं। हमारा रेलवे नेटवर्क भी वो करीब करीब तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। मेट्रो नेटवर्क भी हमारा जो है ना इसी तरीके से सबसे बड़ा हो गया है। सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब हम बन जाएंगे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को हमने यहाँ पे शुरू कर दिया है। मोबाइल में हम सेकंड प्लेस पे ऑलरेडी हैं, और ज़्यादातर यहाँ पर बने हुए इवन एप्पल के मोबाइल फ़ोन वो बाहर जा रहे हैं। आज करीब 680 मिलियन, करीब 68 करोड़ लोग जो है ना वो ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मोबाइल फ़ोन की संख्या है वो करीब 111-112 करोड़ के आसपास हो गई है, और करीब जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है वो भी करीब 950-960 मिलियन, करीब 95-96 करोड़ लोग जो है ना उसका आज एक डिवाइड गांव और शहर के बीच में ख़त्म हो गया है। हमारा यूपीआई सिस्टम पूरे वर्ल्ड में उसको रिकग्निशन मिल रही है, उसको एप्रिसिएशन मिल रही है, और आज हम विश्व के सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन रियल टाइम में रोज कर रहे हैं, करीब 50% पूरे वर्ल्ड के। आज हमारा 3G 4G के पेनिट्रेशन के बाद में जिस तरीके से टावर 1 पर 5G का जो स्प्रेड हो रहा है, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि 6G में हम वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे। इसी तरीके से हमारा जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ मुहिम है वो भी बहुत तेज चल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये लोग जो सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है माइनॉरिटी के करने के लिए कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, जो एक तरीके से कहीं भी जाकर भारतवर्ष में दूसरे डीप स्टेट के हाथों में खेलकर भारतवर्ष के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, भारत की सेनाओं का अपमान करने के लिए वो कभी भी पीछे नहीं रहते। अग्निवीर जैसी अच्छी स्कीम के ऊपर कमेंट करके वो हमारी फौज को डिवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको सोचना होगा कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे जयचंद किसी भी लोगों से मिल सकते हैं, चाहे वो हमारे दुश्मन क्यों ना हो, और वो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं अंदर से, और हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहाने अपनी इन चीज़ों को ऊपर उठाते हैं, लेकिन फाइनली आप ही इस बारे में डिसीजन करेंगे। आपके आगे जितने भी इलेक्शन हैं उसमें आपको अपना वोट का सही अधिकार आपको देखना होगा कि कौन भारतवर्ष के पक्ष में है, कौन भारतवर्ष को आगे बढ़ा रहा है। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ना
चाहता हूँ, लेकिन ये निर्णय बहुत ही मैच्योरिटी से आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी जयचंद्र हो गए हैं और उनको हमें ध्यान ही नहीं रखना है बल्कि ठिकाने भी लगाना है, जिससे वो भारतवर्ष को नुकसान ना पहुंचा सके। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको फैलाइए अपने दोस्तों में और अपनी फैमिलीज में कि आप पल्स बीट ऑफ इंडिया को एक तरीके से सब्सक्राइब करें। मैं पूर्णतः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतवर्ष की उपलब्धियों के बारे में, भारतवर्ष की प्रोग्रेस के बारे में, भारतवर्ष की इकोनॉमी के बारे में, भारतवर्ष की सैन्य शक्ति के बारे में, भारतवर्ष में युवा टैलेंट और उसको स्किलिंग करने में, भारतवर्ष के किसानों को कैसे आगे आना है इसके बारे में, मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हम क्या कर रहे हैं, इनोवेशन में हम क्या कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, एआई, क्वांटम, ड्रोन्स, इन सभी क्षेत्रों में हम क्या कर रहे हैं, मैं बार बार आपके सामने अपनी एक वीडियो बनाकर आपको उससे जानकारी देता रहूँगा। और यदि आप चाहें, ऐसे टॉपिक जो है ना मैंने वो काफ़ी कवर किए हैं, करीब 250 से ऊपर मेरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पल्स बीट ऑफ इंडिया में, आप उनको जाकर देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल माय नेक्स्ट, जय भारत, जय हिंद।